जो सिख है वो कड़ा नहीं पहन सकते। लेकिन उस दिन किसके रात को साथ मैंने बोला? कहा कि मैं खुद पिछले 35 साल से कड़ा पहन रहा हूं, जो मुझे सिख दोस्त ने मुझे दी। मार्शल कौन है? एयरफोर्स के आपके मुखिया कौन है? मगर क्या लिंक्ड है? मैं कह रहा हूं कि जो कनाडा ने किया, जो खालिस्तानियों को समर्थन हो रहा है, और 1 महीने पहले अमेरिका में जाके जो राहुल गांधी ने कहा, क्या इसमें कोई लिंक नहीं है? क्या राहुल गांधी ने एक प्रो खालिस्तान लाइन नहीं ली 1 महीने पहले, और 1 महीने बाद उन्हीं खालिस्तानियों का समर्थन करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की और मोदी का नाम लिया, हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया और हमारे देश के खिलाफ बात की? तो क्या ये चीजें लिंक्ड नहीं है? तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये किसके लिए कर रहे हैं? मैं दोबारा कह रही हूँ, वो चाहते हैं कि आपको उकसाकर आपसे कुछ ऐसा करवाया जाए ताकि आपके लोकतंत्र को वो देश में विदेश में कलंकित करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टू एंश्योर दैट यू कीप फॉलोइंग द पाथ विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली ordained फॉर द हेड ऑफ गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी ने वो डेमोक्रेटिक रिस्ट्रेन और अपने संविधान, अपने पद के प्रति वो सम्मान और वो डिसिप्लिन दिखाया है। वो भी जानते हैं कि ये जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट विपक्ष की एकता के लिए भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ज़मीन पर रेलेवेंट होते तो जो कश्मीर में उनका हाल हुआ, जो हरियाणा में उनका हाल हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का हाल नहीं होता। उनको तो लगता है जम्मू कश्मीर सरकार में उनको 10 मंत्रालय मिलने चाहिए थे। मैंने कहा ना कि वो ऐसी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन है जो कांग्रेस पार्टी नहीं सुलझा पाई, तो साहब आप कहाँ से सुलझाइएगा? मगर आपने एक बड़ी बात कही है कि आपने कहा है जो सिचुएशन है देश में भड़काने की कोशिश बहुत होगी, मगर जो बात इन्होंने कही है कि मगर इस भड़काने के मगर धैर्य रखना होगा। आप कह रहे हैं कि धैर्य के साथ, आपके धैर्य, उनका उनका सबसे बड़ा प्रहारी यह है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं आता। नरेंद्र मोदी ने प्रूव किया कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए गांधी खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं है। और उनकी दुखती रग यही है कि कोई तीसरी बार नॉन गांधी परिवार का देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग यही है कि जिसे 2013 में तिरस्कार करते थे चाय वाला कह के, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग ये है कि जिसको हम जेल भरने की तैयारी कर रहे थे, किसी भी तौर तरीके से वो देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग ये है कि वो प्रधानमंत्री है जो देश में और विदेश में भारत की विकास की सिर्फ बात नहीं करता, व्यवस्था करता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, बिल्कुल अलग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो कंपनियां जो भारत सरकार की हैं और जो देश की पूंजी हैं। उनकी ग्रोथ हुई 225%। कैसे हुई? मोदी की सरकार में 10 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। 40-50 साल की देश की राजनीति में वो 5 करोड़ फर्जी अकाउंट का पैसा कौन सी पार्टी के जेब में जा रहा था? तो राहुल गांधी पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर दम होता, हम तो गए, मैं गई ना अमेठी लड़ने, दम होता तो बनारस लड़के दिखाते, बड़ौदा लड़के दिखाते। अपनी गली में तो सभी शेर हैं। आप कह रहे दम नहीं है इसलिए अमेठी से भाग गए। अरे भैया, अपनी गली में तो सब शेर हैं। मगर आप ऑफर करिए ना उनको कि दम है तो लड़िए अमेठी से। मैंने तो पहले भी कहा था नहीं लड़े ना। एक बार और कह दीजिए। अब तो उनको तश्तरी में ला कर दिया जाएगा ना। लेकिन अब भी कह देती हूँ कि अब भी अगर 29 में लड़ने की अमेठी कोशिश की तो जीतेंगे नहीं, वो उनको भी पता है। उतना तो मैंने तय करवा दिया वहाँ पे कि अगर 29 में अगर आने का वहाँ पर उन्होंने विचार किया तो धूल चटाएंगे बीजेपी वाले, ये तो पक्का है। यही तो है जो जवाब मैंने शुरुआत में पूछा था इनको। मगर स्मृति जी, हम तो चाहते हैं कि स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी एक बार और हो जाए कि नहीं हो जाए? पब्लिक डिमांड है। मैं तो कहती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोड़िए, बेखौफ आकर किसी राष्ट्रीय मंच पर स्मृति ईरानी छोड़िए, भाजपा के किसी साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए। ये भी उनको छूट देती हूँ कि मंच के आसपास अर्नब गोस्वामी नहीं रहेगा, सिर्फ जनता रहेगी। जिसमें इतना दम नहीं है उससे आप लड़ने की बात करते हैं साहब। वैसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है,
हाँ, उस भेंट का परिणाम क्या था देश ने देख लिया है। स्मृति ईरानी जी, क्या भारत खतरे में है? क्या जब तक मोदी आप- है तब तक भारत खतरे में नहीं है। मगर बैलेंस करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो मोदी है और मुमकिन हो रहा है। नहीं, मगर यूक्रेन, रशिया, चीन और अमेरिका के बीच, आप पिछले चुनाव के बाद आप कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में आपने बात की है, आपने एड्रेस किया है, यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में, आप क्या देख रहे हैं? क्या भारत को दुनिया कैसे देख रही है, और क्या खतरा है, क्या थ्रेट्स है, और हम क्या बैलेंस कर पाएंगे? लोग कहते हैं यूक्रेन के बाद हमने बैलेंस करके हम बीच के रास्ते से राष्ट्रहित पे हमने काम की, मगर क्या राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि मानकर हर विषय पर काम किया जा सकता है, या फिर थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत अपनी इकोनॉमी को चीन को खोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत हमारे जो क्या कहते हैं कि इलॉन मस्क को आने देना पड़ता है, कोई दूसरी चीज होती है? क्या प्रभाव नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता देश पर? देखिए, नरेंद्र मोदी दोनों के तरफ से, चीन से, रूस से, अमेरिका से, पूरे देश से, हम दुनिया एक से। ही देश हैं। जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब द्वंद्व हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि लोगों ने बार बार भारत से ये पूछा कि तुम रूस की तरफ हो या यूक्रेन की तरफ हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने पक्षपात नहीं किया, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। That we've always been on the side of peace. भारत से कोई उम्मीद नहीं लगाता था। देखिए, पोस्ट कॉलोनियल एरा में ना, कॉलोनियल माइंडसेट के लोग, गोरे लोग ये सोचते हैं कि हमने जो कहा भारत वो करेगी। उनको ये आदत नहीं थी कि भारत खड़े होकर ये बोलेगा कि हमारे देश के लिए जो अच्छा है पहले हम वो करेंगे। तो हम पर दबाव आए, एक का साथ दो, रूस का दोगे कि यूक्रेन का दोगे? हमने कहा हम हिंदुस्तानियों का साथ देंगे। आज अगर विषय निकलता है लेट्स से इजराइल का, हमने इजराइल के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में अपना निष्पक्ष एक पक्ष रखा या अपने एक पोजीशन ली। आज जब देश का विदेश मंत्री जाता है एससीओ समिट के लिए, तो बेखौफ होकर बोलता है कि मैं बायलैटरल के लिए नहीं जा रहा, और कोई भी विदेशी ताकत में इतना दम नहीं कि भारत को मजबूर कर ले कि जा ही रहे हो तो बायलैटरल भी कर लो। मगर नवाज शरीफ ने कहा ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। नवाज शरीफ तो इतने खुश हैं कि जयशंकर पाकिस्तान गए कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि अभी देखिए ये तो शुरुआत है, दिस इज द स्टार्ट, अभी तो बहुत कुछ होगा, होना चाहिए। और आपको क्या लगता है क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? देखिए, आप अपना, जैसे अटल जी कहते थे, नेबरहुड बदल नहीं सकते, लेकिन क्या अपने नेबरहुड में आप प्रखर एक राष्ट्र बनकर उभर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल भी है लेकिन रेजोल्यूट भी है? हिंदुस्तान ने वो किया है। आज हिंदुस्तान ये कहता है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में द्वंद्व है, दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध है, तो हिंदुस्तान उसका पक्ष या ना पक्ष लेने की स्थिति में क्यों हो? आज जब एफटीए में, आज शायद पीयूष गोयल जी आपके मंच पर आए थे, एफटीए की जब चर्चा होती है, जब हम कहते हैं कि एक राष्ट्र हमारे राष्ट्र के साथ कोई समझौता करेगा ट्रेड में, तो कई लोग, और राहुल गांधी उसमें सम्मिलित हैं, जो कहते हैं हमें ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती, उनको बेहतर आती है। अब ये जयशंकर की उदारता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, जो बोलना है बोलो। लेकिन अंततः जब आप एफटीए के भी किसी भी एक डेलिब्रेशन में बैठते हैं, तो मेरा अनुभव कैबिनेट का ये रहा है, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हित में पहले उसकी बात होगी। हम हिंदुस्तान के हित को कभी स्वाहा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई फोटो ऑप चाहिए एफटीए में। ऐसी परिस्थितियों में क्या भारत सतर्क है और सुरक्षित है? बिल्कुल सतर्क और सुरक्षित है।